हादसा खुशगवार हो गया था। वो वजह था वो 3 साल बच्चा मरियम का बेटा शिराज। शिराज को मरियम ने सख्ती से अपने साथ ही चेयर पर घसीट कर बिठाया था, लेकिन न जाने कब वो चुपके से वहां से उठकर तमकीन की टेबल पर पहुंच गया। इसने तमकीन के एक घुटने पर हाथ रखा तो न जाने क्यों इसके बदन में सनसनी दौड़ गई। अपने काम में महकती और इस अचानक आफात पर इसे लगा कि शायद कोई कीड़ा इस पर चढ़ गया था। वो चीख मार कर अपनी जगह सोच रही। तमाम एम्प्लॉइज का अर्धकार टूटा। वो गर्दनें घुमाकर तमकीन को देखने लगे, जिसकी ऐनक उछल कर दूर जाग रही थी। शिराज की किलकारियां गूंजी तो तमकीन ने घूर इसे घूर करेगी। मरियम ने माजरत करके शिराज को पकड़ा और इसे अपनी सीट पर वापस ले आई। दबी दबी हंसी से सारा माहौल गूंज उठा। मरियम खुद भी बमुश्किल हंसी का गला घूंटे हुए थी, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ शिराजी ने नहीं की थी। वह सबके मुस्कुराते चेहरे देखकर हमवार केक बिखेर रहे थे। सुल्तान अहमद वहां आया तो सब सीधे होकर अपने काम में मगन हो गए। अब सिर्फ शिराज की हंसी गूंज रही थी। सुल्तान ने मरीम के पास आकर इससे प्रोजेक्ट सिलसिले में कुछ बात की, और इस दौरान वो बड़ी दिलचस्पी से अपनी माँ के बॉस को देख रहा था। फिर इसकी टेबल बिखरने लगा। कुछ रफ कागज इसने अपने नन्हे हाथों से मोड़ दिए। सुल्तान अहमद इससे बात करने के दौरान शिराजी पर भी गाहे बेगाहे नजर डाल रहा था। वो संजीदगी का मुजाहरा करती इसके हाथों को थामने की कोशिश कर रही थी। तभी इसके छोटे से हाथों ने पेन उछाला और साथ वाले एम्प्लॉयज के सर पर जा लगा। आई एम सॉरी, वजह लख्त उठी और इससे माजरत करने लगी, जबकि शिराज अब इसकी कुर्सी पर खड़ा जंप कर रहा था। सुल्तान अहमद ने इस औफत के परकाले को देखा कि अब अगर ये गिर गया तब तो ये आपके बेटे है। आखिर में इसने मरीम को हाथों कर जी सर, वो चमकी। यानी ऑफिस में काफी शरारती माहौल होने वाला है। शिराज के गाल अपनी उंगली में बेचकर आगे बढ़ गया। वो दांत लबों तले दबा गई। वो इसे नीचे उतार कर दमी सुरों में समझाने लगी। 3 साल शराज बलक कहाँ इसकी नसीहत सुनने वाला था। वह इधर उधर निगाह दौड़ाता जैसे अपने लिए कोई नई मस्ती ढूंढ रहा था, और इसे फौरन मिल भी गई। शहबाज साहब अपनी टेबल पर बैठे थे और वो इन्हें देखकर चिठारे लेने लगा। तभी जबरदस्ती मरीम की जेब से अपने हाथ निकालता इस तरफ भाग गया और इनके घुटने में हाथ रखा तो मुस्कुरा दिए, लेकिन शिराज इनकी बड़ी हुई तो उन देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसी गोल मटोल चीजों पर मुक्के बरसाने का अपना ही स्वाद था। सो वो धड़ाधड़ शुरू हो गया। मरीम ने माथा पीट लिया और कैसे इसे लगाम डालती। अम्मा के नाम के ख्याल से वो ऑफिस तो ले आई थी, मगर अब ऑफिस के निज़ाम दरहम बरहम हो रहा था। शहबाज साहब ने इसे अपनी गोद में उठा लिया और कंप्यूटर पर मसरूफ होके चंद लम्हे गुजरे और शिराज तो नींद आ गई। मरीम ने इसे आकर लेना चाहा, मगर शहबाज साहब ने मना कर दिया। शादी के कई साल बाद तक बेऔलाद रहने के बाद आज बच्चे का मेहरबान लम्स इनके अंदर ठंडक का एहसास पैदा कर रहा था। सुल्तान अहमद स्क्रीन के सामने खड़े पूरी हिम्मत से अपने प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था, जब भी शिराज न जाने कैसे मीटिंग रूम में घुस आया। इसकी टांगों में से आकर लिपट गया। सुल्तान अहमद ने तहज्जुब से सर झुकाए इसे देखा। शिराज आंखें बढ़ाकर इसे देख रहा था। इसे बेहतियारी ये सब प्यार आया। सॉरी सर, वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसी लम्हे मरीम भागती हुई आई और रोनी सूरत लिए माजरत करने लगी। सुबह से इसकी शरारतों के ग्राफ मुसलसल बढ़ा हुआ था। वो खुद हैरान थी कि क्या अम्मा को भी ऐसे ही तंग करता था। वो तो बहुत संजीदा थी, पर बच्चा माँ के बिल्कुल बरक्स, जो हर किसी से लाड उठाने की कोशिश करता। इट्स ओके मिस मरीम, जाकर अपना काम कीजिए। सुल्तान अहमद की बात पर मरीम समेत सबको झटका लगा। जब सुल्तान ने इसे गोद में उठा लिया और अब वो इसे उठाए अपनी बात मुकम्मल कर रहा था, मरीम मीटिंग रूम से बाहर आकर उंगलियां चढ़ाने लगी। बस आज का दिन काफ़ी था। वो कल इसे वापस नहीं लाएगी। यकीनन इसी के लिए इसे कोई इंतज़ाम करना था। बज़ाहिर वो अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी, मगर सोचों के घोड़े मीटिंग रूम के अंदर दौड़ रहे थे, जहाँ वो प्रोजेक्ट डिस्कस करते बहुत संजीदा था। लेकिन शिराजी मुसलसल उसकी बड़ी हुई शेफ और मूछों में उलझा हुआ था। सुल्तान अहमद ने इसका हाथ अपनी मूछों से निकाला तो इसने टाई पकड़ ली। बहरहाल मीटिंग खत्म करके वो अपनी केबिन में आया था। इस नन्हे वजूद को अपनी चेयर पर बिठाकर वॉशरूम में चला गया। शिराज ने चेयर से टेबल तक का फासला पाटा और इसके लैपटॉप पर चढ़कर बैठ गया। इसके बाद एक एक चीज़ तहस नहस होती गई। पेपर वेट नीचे जा पड़ा, पेन बॉक्स भी गिर गया और इसके सारे पेन इसने अपने इर्द गिर्द बिखेर लिए। फाइल उल्टा दी और अब इसका हाथ शीशे के जग की तरफ बढ़ रहा था। मीटिंग रूम खाली देख मरीम ने इसकी केबिन में आई तो दिमाग बेग से उड़ गया। शिराज टेबल पर बड़े मजे से बैठा हर चीज़ फैला चुका था। वो अब पानी का गिराकर वो सब सत्यानाश करने वाला था। सुल्तान अहमद बाहर आ चुका था। तौलिए से चेहरा खुश करता जब वो मंजर को समझा तो इसका दिल धड़क उठा। अगर ये जग गिर जाता तो शिराज वो चिल्लाए तो शिराज डर कर सहम गया। जग की तरफ बढ़ता हाथ थम गया। मरीम बात कर रही उसे फटफट नीचे उतारा। आई एम रियली सॉरी सर। इसने जल्दी से हाथ चलाकर सारी चीजें सिमटी।
मामा वो करीब आकर छोड़ने लगा। छोटे से दिमाग में बात आई कि मामा शायद इससे नाराज हो चुकी है। शोली मामा, इसने कान के बजाय अपने गाल चुटकियों में भरकर माजरत की। सुल्तान अहमद ने इसके चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया। शिराज ने मुख्तलिफ पेन से अपने टमाटर जैसे गालों पर पेशानी पर अजीब व गरीब नक्शे निखार बनाए हुए थे। मरीम ने इसे हंसता देखकर शिराज पर नजर डाली और लब बीच की। हैरत अंगेज तौर पर सुल्तान अहमद का अंग्रेज व गजब वाला चैनल आज बंद था। मरीम इसे बाजू में उठाकर शर्मिंदा सी खड़ी थी। जब वो कुर्सी पर बैठकर इससे मुखातिब हुआ, आप अंदर जाकर इसका चेहरा धो लें वरना निशान पड़ जाएंगे। मरीम चुपचाप वॉशरूम में गई और उसका चेहरा रगड़ा और शिराजी की चीखों ने इसे बुखला कर रख दिया। उसे साथ लाकर सख्त नदामत महसूस कर रही थी। सब ठीक है मिस मरियम। वो दरवाजे पर खड़ा इस्तफार करने लगा। वो सर हिलाकर नल बंद करती बाहर आई तो सुल्तान अहमद ने इसे तौलिया पकड़ाया। बस मेरी जान, बहुत हो गया। वो इसका चेहरा साफ करती इसे बिचकार रही थी। शिराज सिसकियां बढ़ता माँ से लिपट गया और वो तौलिया रख कर इसकी कमर थपवाने लगी। सुल्तान अहमद माँ बेटे का जज्बाती सीन देखने में मगन था। आई एम सॉरी सर, मैं कल इसे साथ नहीं लाऊंगी। इसने तो आज आपको बहुत तंग किया है। अगर आप कहें तो अभी घर छोड़ आऊँ। सुबह से एक काम भी ध्यान से नहीं कर पाई। और हंसी होकर बताने लगी कि आज कोई काम नहीं हुआ था, आप इसे मेरे हवाले करें और सुकून से जाकर अपना काम करें। मैं इसे संभालने की कोशिश करता हूँ। असल में इसे शराजी से काफ़ी इंसनियत हो गई थी। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था, लेकिन आपकी ऐसे इसका मुँह खुला। इट्स ओके, आप जाएं। इसने शराज को उसके कंधे से जुदा किया तो मरियम का दुपट्टा सर से उतर गया। इसने सपाट कर अपना दुपट्टा ठीक किया। ताहम सुल्तान अहमद जैसे हैंडसम बंदे का इस कदर करीब खड़ा होना इस पर घबराहट तारी कर गया था। फिर इसके लिबास से उठती मसहरगिन खुशबू ने भी ख्वास मुअत्तल कर डाले थे। वो यह लगते ही दौड़ती दूर होती पलट गई। सुल्तान अहमद ने शराज को अपने सामने टेबल पर बिठाया और इसे लैपटॉप पर बेस्ट मूवी लगाकर दे दी, जिसे शराजी बड़े जोश और खरोश से देख रहा था। इसके चेहरे की मासूम तासरात को देखकर होश उठा रहा था। मूवी देखकर इसे नींद आ गई। सुल्तान अहमद ने इसे सोफे पर सुला दिया। इसे याद आया कि इसकी बीवी नाबिया प्रेग्नेंट थी। जब कुछ पेचीदगी हुई और इनकी वजह से वह जान से हाथ धो बैठी। बच्चा इसके पेट में पहले ही मर गया था। बहुत टूट गया था वह नाबिया और अपने बच्चे की बेवफाई पर। इस चीज़ ने इसे कठोर और बेहिस बना दिया था। वो एक स्टिंग बिजनेसमैन था और अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ इसका रवैया खासा लिया दिया था। सब इससे एंग्री यंग मैन या खड़ूस के नाम से पुकारते थे। ताहम मरीम के साथ शुरू में इसका रवैया सख्त था, लेकिन फिर जल्द ही वो अपनी काबिलियत से इसकी नज़र में एक अलग मुकाम बना चुकी थी। इसीलिए वो कोशिश करता था कि मरीम को ज़्यादा ना डांटे और आज इसके बेटे से मिलकर तो बिल्कुल ही मोम बन गया था। कुछ देर बाद इसकी टेबल पर फ्रूट्स जूस, बेकरी से मंगवाए गए बिस्किट और पेस्ट्रीज का ढेर जमा था। वो शराजी की जागने का इंतजार कर रहा था कि कब उठे और इसकी खातमदारत की जाए। ताहम इस दौरान इसने एक दो ज़रूरी फाइल स्टडी कर ली थी। मरीम अपना काम तो निपटा रही थी, लेकिन इसने तमकीना को भेजा था कि एक बार जाकर देख ले। लिहाजा तमकीना का खबर दी कि छोटे शैतान मज़े से सो रहे हैं। तब इसे कुछ सुकून आया, मगर वह जानती थी कि वो सोया नहीं रहा बल्कि चार्ज हो रहा है ताकि उठकर दोबारा से वैसी शरारतें कर सके। मम्मा मम्मा, शराजी सो कर उठा तो मम्मा का राग बुलाने लगा। सुल्तान अहमद उठ कर इसके करीब आया और ढेरों चीज़ें इसके सामने स्टूल पर रखकर इसे सजा दी। शराजी नाकें फाड़े नहीं देखा और आराम भूल चुका था। इतनी सारी चीज़ें एक साथ शायद वो पहली बार देख रहा था। फिर इसने पंखुड़ियाँ जैसे लबों पर मुस्कान उभरी और आंखों में कहीं जुगनू चमक उठे। सुल्तान अहमद ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। जूस पीने और पेस्ट्री खाने के बाद ही इसका पेट भर गया था, लेकिन जैसे वो सामान समेटने लगा तो इसने दाड़े मारने शुरू कर दिए। सुल्तान अहमद हड़बड़ाकर सब कुछ वापस रखने लगा। शराज साहब का रोने वाला मुंह यहलाती ही कंकारियों में बदला तो हैरान रह गया। बहरहाल वो इसका हशर बिगाड़ रहा था। सुल्तान अहमद इससे छेड़ने की गलती नहीं दोहरा सकता था। ऐसा शेरखोर बच्चा इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, जो बोलता कम था और शैतानियाँ ज़्यादा करता था। लिहाजा वो अपनी टेबल पर बैठ के काम में मसरूफ़ हो गया। ये फल मैं हूँ, ये फल वो हैं। सुल्तान अहमद ने चुन कर इसे देखा। वो अपनी बारीक आवाज़ में सी बेक मूवी का डायलॉग दोहरा रहा था। एक हाथ में बिस्कुट और दूसरे में जूस था। वो इन दोनों की तरफ इशारा करके कह रहा था। सुल्तान अहमद इसकी बेहतरीन यादाश्त पर गश कर उठा। दोनों माँ बेटा ही माशाअल्लाह से। वह बड़बड़ाकर अपने काम में मगन हो गया। इस अम्मा को सारे दिन की रवादां कोशिश गुजारी तो वह मुँह खोले होंठ पर हाथ रखेगी। नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकती। घर में तो ऐसा शरीफ है कि 3-3 घंटे सोया रहता है और जब उठता है तो पड़ोसन की लड़की आलिया जाती है, कुछ पल इसके साथ खेलकर फिर वही किताबें लेकर बैठ जाता है। इन्हें इसकी कारस्तानियाँ जानकर यकीन ही न आया। सुल्तान अहमद अक्सर औकात इससे शराजी की हैरियत दरियाफ्त करता रहता था। मरीम मुस्कुराकर इसे सब ठीक कह देती थी।
इस रोज़ इतवार था। मरीम ने पूरा घर धो डाला। वैसे भी वो वीकेंड पर मशीन लगाकर कपड़े धोती, उससे हन का फर्श चमकाती। असर से पहले तो वो खुद भी नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी। दरवाज़ा बजा तो इसने जाकर देखा, सामने सुल्तान अहमद को देखकर इसके होश उड़ गए। मिस मरियम, वो भी इसे देखकर असहद मुतहर हुआ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अहमद साहब बोले तो मरीम ने दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर आने की जगह दी। सुल्तान अहमद इन्हें मरीम के बारे में आगाह कर रहा था और मरीम के सर पर यह फिक्र सवार होगी कि आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को कहाँ बिठाए। लिहाजा फ़ौरन से बेशतर चरपाई पर गद्दा डालकर इन खूबसूरत फूलों वाली चादर बिछाकर इनके बैठने का इंतजाम किया। अम्मा बाहर आई तो अहमद साहब को देखकर भीदा होगी। अम्मा, अहमद साहब ने अकीदत से इनका हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगाया। परदेश में 3 सालों से मुकीम थे, एक बार भी अम्मा से मिलने ना आ सके, जो इनके वालिद साहब की मुंह बोली बहन थी। किसी ज़माने में बड़ा आना जाना लगा रहता था, मगर फिर बाप की वफ़ात के बाद अहमद साहब बैरूनी मुल्क सदर गए और कभी पलट कर इनकी खबर ना ली। आज सालों बाद इनकी यासत आई तो बेटे सुल्तान को लेकर चले आए। बरसों के गिले शिकवे दूर हुए तो फुरकान की मौत का सुनकर इन्हें सदमा लगा और फिर अंदर ही अंदर अपनी लापरवाही पर करने लगे। इतने में मरीम इनके लिए चाय और दीगर लज़्ज़ात ले आई और इसे ये जानकर हैरत हुई कि अम्मा अक्सर जिस मुंह बोले भाई का जिक्र करती थी, सुल्तान अहमद इनका पोता था। सुल्तान किन अखियों से मरीम के निखरे निखरे सापे को देर रखा रहा था। वो घर में बिल्कुल मुख्तलिफ तराश राश के लिबास में थी। इसका दिल बेईमान पर उतरा। हैरत अंगेज तौर पर शराज़ी नामी बोंछा घर में मौजूद नहीं था और इसी पर आलिया इसे ले आई की थी। बाजी ये तंग कर रहा है, इसने अम्मी की रज़ाई वाली कपास फैला दी है और वो इसके हाथों हुए नुकसान का रोना रही थी। ये फुरकान की बीवी है। मरीम को देखकर अहमद साहब ने सवाल किया। नहीं, फुरकान ने तो कभी शादी ही नहीं की, ये तो बस बेचारी हालात की सताई हुई बच्ची है और मेरे बुरे जिस्म का आखिरी सहारा। चंद लफ्ज़ों में इन्होंने मरीम की दास्तान सुनाई तो सुल्तान अहमद समेत अहमद को भी इस पर रहम आया। तभी शिराज भाग कर आया और सुल्तान अहमद से लिपट गया। वो भला इस शख्स की मेहमान नवाजी कैसे बोल सकता था? ये फल मैं हूँ, ये फल वो हैं, वो ही शुक्र बोला। तब मरीम ने इसके ज़हनी हल्फशार पर दांत पीसते हुए इसके दोनों हाथों से बिस्किट लेने चाहे। पता नहीं ये कौन सी कहानी थी फलों वाली, इसने कहाँ से सुनी? मरीम, आप रहने दें, बच्चा है, सुल्तान अहमद ने इसे टोक दिया। इसने पहली बार ऐसे मिस मरीम ने ही कहा था। शिराज इसकी गोद में चढ़कर बैठ गया, उसकी दाढ़ी खींचने लगा। सो स्वीट, आपका नाम क्या है बेटा? अहमद साहब ने शफकत से पूछा। शिराज। इसने फर्ज से जवाब दिया तो सब हंस पड़े। फिर इसकी मूँछों को छेड़ने के बाद इसकी टाई से लग गया। अहमद साहब बड़े हैरान होकर बैठे और इसके बच्चे के इल्तिफात पर गौर कर रहे थे। वो सुल्तान अहमद की टाई की नाइट अपने दांतों में ढीले करने की कोशिश करने लहमकान था। मरीम इसे रोकना चाहती थी लेकिन सुल्तान अहमद की वजह से झिझक रही थी। शिराज बेटा, बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। अम्मा ने इसे गोद में लेना चाहा लेकिन वह सुल्तान अहमद से लिपट कर मुँह पर हाथ रख कर हंसने लगा। मरीम इसे मुहस आंखें दिखाकर रहेगी। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आई है सुल्तान, तुम क्या कहते हो? अहमद साहब ने बात शुरू की तो मिसेस अहमद भी चुकी, जबकि सुल्तान के चेहरे पर के ही रंग एक साथ उमड़े। कौन लड़की? बेटी का चेहरा देखकर इन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ। होश हो जाएं अरम, मैंने आपकी बहू ढूंढ ली। अहमद साहब मानी हेज हंसी हंसे तो मिसेस अहमद का चेहरा खिल उठा। सचमुच कैसी है वो? बेताब हुई। पूछे अपने बेटे से। इस मौसूफ की तो नजर ही नहीं हट रही थी इसके चेहरे से और सुल्तान अहमद हंसी छुपाने को चाय का कप मुंह से लगा गया। इसका वो शरीर बेटा, वो तो इसकी गोद से निकलने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। अहमद साहब ने इनकी मालूमात में इजाफा किया तो वो डेरी पड़ी। क्या मतलब? इसका बेटा भी? हाँ, लेकिन वो कहीं से भी एक बच्चे की माँ नहीं लगती। तुम्हारे बेटे से उम्र में काफ़ी छोटी है, 22 साल। हाँ, यही उम्र बताई थी अम्मा ने। इन्होंने याद करते हुए कहा तो वो मुतमिन होगी। ठीक है, फिर कब मिलवा रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, आप मुझे आज ही लेकर जाएं वहाँ। इन्होंने हथेली पर ससुर जमाते कहा। कम ऑन ममा, इतनी जल्दी क्या है? खाना तो सुकून से खा लें। इन्हें इस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा करता देख सुल्तान अहमद ने ज़ुबान खोली। अब तो हल से नवाला नहीं उतरेगा। इतनी खुशी जो भर दी है तुमने मेरे अंदर। वह बिना लगी लिपटी बोली तो मुस्करा दिया। दर हकीकत वो ये खुद यही चाहता था कि जल्द अज जल्द इसके घर वाले मरीम से इसकी बात पक्की कर दें। फिर जब रिश्ता आया तो मरीम वो खुला करेगी। सुल्तान अहमद जैसे संगदिल शख्स के साथ वो ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती थी। ये अलग बात थी कि दिल की इस वजी शानदार शख्सियत का मतरफ था। रूह अंदर से निडाल थी, मगर वो एक बार फिर वही हमाकत क्यों करती?
अम्मा प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहती। वही घिसा पटा जुमला। क्यों? अब की बार सवाल सुल्तान अहमद की तरफ से आया। न जाने कब वो दबे पाँव चलता है। इसके करीब आन पहुंचा था। मरीम सपाट करेगी। और मेरे बच्चा, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। इन्होंने इसकी पेशानी चूम कर दुआ दी। क्या करूँगा अम्मा, इतनी लंबी उम्र पाकर कोई हाथ थामने को तैयार ही नहीं तो क्या फ़ायदा। भला जीवन साथी के बिना भी कोई जिंदगी हुई। इसने मरीम पर निगाह डालकर जिताते हुए अंदाज से कहा। उसने नजरें चुरा गई। शिराज भागता हुआ आया और उसकी गोद में चढ़ गया। अम्मा इसकी हादतदारी का सम्मान करने किचन की तरफ लपकी। अस्सलाम वालेकुम, वो बोला तो सुल्तान अहमद ने झुककर इसके गाल चूम लिए। वालेकुम अस्सलाम। इसने ढेरों खिलौनों वाले बैग इसे थमाए तो शिराज खुशी से चीखने लगा। अच्छे हैं? इसने पूछा। बहुत अच्छे हैं, आपकी तरह। वो तुतला कर बोला तो सुल्तान अहमद ने खफा खफा सी मरीम पर एक नज़र डाली। मैं अच्छा लगता हूँ शिराज? अजीब सा सवाल किया। बहुत। इसने हाथ लंबा करे जैसे कोई अनदेखा पैमाने से इसकी सच्चाई नापी। ये बात अपनी मामा को भी समझाओ यार। देखें ना, मैं इस सबको अच्छा लगता हूँ। मरियम, फिर आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हैं? वो संजीदा था, कहीं से भी कठोर और संगदिल मालूम नहीं हुआ था। मरियम ने नज़र उठाकर से देखा। बेशक ये कामयाब बिजनेसमैन किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर वो कैसे किसी मर्द पर एतबार करती। फराज ने इतनी बुरी तरह से तोड़ा था कि वो अब खुद को किसी और के काबिल नहीं समझती थी। शिराज खिलौनों में लग गया था जबकि मरीम रुख फेर कर कमरे से चली गई। अम्मा, आप मरीम के साथ ज़बरदस्ती मत करें। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। शायद मेरे नसीब में नाबिया के बाद किसी और लड़की का साथ नहीं लिखा होगा। वह अर्जुदा था। अम्मा को इस पर तरस आ गया। कमरे में बैठी मरीम ने इसकी बात बखूबी सुनी और लब बीच लिए। फराज की दूसरी शादी मेंशन ने हमने करवाई और फिर गोया वो घर मैदान जंग बन गया। आए रोज झगड़े फसाद होते। तंग आकर फराज ने हमना को भी तलाक दे दी। चाची जान के होश ठिकाने आ गए। अपने दिल पर हाथ पड़ा तो मरीम की बातें याद आने लगी, लेकिन मुकफ़ात अमल की चक्की अब फिर चुकी थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि जोया का रिश्ता भी कहीं ना हुआ। एक तलाक याफ्ता लड़की जिसकी गोद भी सोनी थी, न जाने इसकी छोटी बहन किस किरदार की थी। लोगों ने इतनी बातें बनाई कि इन्हें मुँह छुपाने को जगह कम पड़ने लगी। इधर फराज घर छोड़कर दूसरे शहर सेटल हो गया, जहाँ इसने तीसरी शादी कर ली। अपने घर वालों की चालों को समझ चुका था। खास करके पेंशन का मकरू चेहरा इसके सामने आ गया था, जो माँ बाप की नज़र में धूल झोंक कर बाहर गैर मर्दों से ताल्लुक निभाती फिरती थी। इसकी देखा देखी छोटी जर्श भी इससे नक्श कदम पर चल रही थी। पूरे मोहल्ले में इन पर थू थू होती थी। वालदैन थी तो गोया जिंदगी अजीरन हो गई थी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। मेंशन ने खुदकशी कर ली थी और जर्श घर से भाग गई थी। इसकी सारी जिंदगी इसके सामने खुली किताब की तरह थी। इसे यख्त लख्ती सुल्तान अहमद अपनी तरह लगने लगा, जो बीवी की जुदाई के बाद ज़माने भर की तलही अपनी अंदर समोए सबसे उलझता फिर रहा था। मोहब्बत की कमी इंसान को बेहिस बना देती है। वो भी चाहतों से महरूम रहकर बिगड़ गया था। मरीम की कहानी भी इसके सामने थी। अम्मा ने इसे सब कुछ बता दिया था। वो समझ चुका था कि मरीम के लिए किसी भी मर्द पर एतबार करना इंतहाई कठिन था। ताहम वो चाहता था कि वो इस पर एतबार करे, एक बार इस पर भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन फिर वही बात कि अगर वो राज़ी नहीं थी तो वो भी ज़बरदस्ती के कायल नहीं था। मगर चंद कदम पीछे हटना भी तो दरअसल था। वो इसे दिल में बसा चुका था। यही वजह थी कि अब तक वो इससे सख्त रवैया अपना नहीं पाया था। वो इतनी नफीस और मासूम लगती थी कि सुल्तान अहमद जैसा आदमी इसकी मोहब्बत में पिघल गया था। इसका गुस्सा और तेज धड़ाका दड़ा रह गया था। सुल्तान अहमद फाइल्स पर दस्तखत कर रहे थे जब अहमद साहब ऑफिस में तशरीफ लाए। इसने उठकर बाप को गले लगाए और इनके लिए कॉफ़ी मंगवाई। मूड कुछ खुशगवार हो गया था, लेकिन वो इसकी खोखली हंसी के पीछे छुपे इसके आंसू बहे हुए देख सकते थे। मरियम इसी पल दस्तक देकर अंदर आई तो दोनों बाप बेटे को कॉफ़ी पीते पाया। इसके सलाम पर अहमद साहब चूम के, अरे मरियम, आप सुनाई, क्या हाल चाल है? अम्मा कैसी हैं? इन्होंने कप रखकर खुशी लाकी से पूछा। सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा भी अच्छी हैं। मुस्कुराई। आई बेटा, हमारे साथ कॉफ़ी पिए। इन्होंने अलग कप में इसके लिए कॉफ़ी निकालनी चाहिए। नहीं अंकल प्लीज़, तकलीफ़ न करें, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं। और इसी बात पर सुल्तान अहमद की कॉफ़ी हराम होकर रहेगी। इसने कप मेज़ पर दड़ दिया। सर, ये फाइल देख लें। इसने फाइल आगे बढ़ाई, जिसे थाम कर वो बेदेरी से पढ़ने लगा। आजकल वैसे ही गायब दिमागी हालत में रहता था और मरीब जानती थी इसकी वजह क्या थी। इस रात जब वो सोने के लिए बिस्तर पर बैठी तो इसके मोबाइल पर अचानक ही सुल्तान अहमद की कॉल आने लगी। इससे मुझे होता हुआ, लेकिन फिर कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगा लिया।
مریم اس کی گلی آواز سے چونکی، مجھے ایک موقع دیں، اگر میں آپ کی توقع پر پورا نہ اترا تو بے شک مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ التجا اسی تھی کہ دل کام پھر گیا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ پتہ نہیں کیوں اس سے بہت بکھرا ہوں محسوس ہوا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں مس مریم، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے غیر معمولی احساس ہوا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ وہ فوراً بھاگی۔ اماں کو نیند کی دوا لے کے سو گئی تھی، لہٰذا اس نے دروازہ کھولا اور اسے سامنے پایا۔ بکھرے بال، الجھا چہرہ، سرخ آنکھیں۔ شرٹ کے اوپر 3 بٹن کھلے، نیچے بنیان نظر آ رہی تھی۔ شرٹ کی ایک سائیڈ پینٹ کے اندر تھی جبکہ دوسری باہر۔ ٹوٹا بکھرا عجیب سا خلیہ۔ سلطان احمد اس کے روبرو تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اس نے ہمیشہ نقص سا تیار دیکھا تھا۔ سوٹ بونٹ رہنے والا انسان اس طرح سامنے آئے تو حیرت تو ہوتی ہے، تبھی وہ گانگ گی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ اندر آئیں۔ اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر آ گیا تو مریم وہ سمجھ نہیں آئی کسے لے کر کہاں جائے، کیونکہ اماں کو تو جگان نہیں سکتی تھی، لہٰذا اسے اپنے کمرے میں لے گئی جہاں زیرو بلب کی روشنی میں شراز سو رہا تھا۔ سلطان احمد آ کر بیٹھ گیا۔ دل انسان کو کتنا ذلیل کر دیتا ہے، اس کا اندازہ آج اسے ہو رہا تھا۔ مریم کچن میں آ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی کہ اتنے میں وہ بھی وہاں چلا آیا۔ پتہ ہے مریم، نابی جب مجھے چھوڑ کر گئی تھی تب میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ میں اپنے آپ کو بھول گیا تھا کہ آپ جانتی ہیں میں اس وقت اندر سے کٹ رہا ہوں۔ اگر آپ نے بیچ چھوڑ دیا تو میں شاید اپنی سانسوں کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکوں گا۔ وہ اس کے قریب آتا آہیں دینے والے گبرو لہجے میں بولا تو وہ فقرے گی۔ یہ دیکھیں، اس نے اس کا سرد ہوتا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا۔ یہ دل اتنا بے لگام ہے کہ اس سے آپ کے سوا کسی اور کے کام میں دلچسپی ہی نہیں رہی۔ صبح و شام آپ کو پکارتا ہے، اب آپ اسے ٹھوس وجہ دے کر سمجھائیں۔ میری تو یہ نہیں سنتا۔ اس کا ہاتھ سلطان احمد کی گرفت میں لرز رہا تھا، سینے میں دگ دگ کرتا دل۔ یک لحظہ وہ ہاتھ کھینچ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے باقی دل کو کوئی سمجھاتی۔ ہونٹ اتنی بے دردی سے کاٹے کہ خون رسنے لگا۔ مریم، وہی آئیں دیتا نرم انداز۔ مریم کا دل لبک لبک گیا، تاہم وہ سختی سے لب کاٹتی رہی۔ سلطان احمد نے ہاتھ بڑھا کے اس کے لبوں سے لہو کو صاف کیا۔ زبر کا دامن چھوٹا اور مریم پھٹ پھٹ کر رو دی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ مجھے کمزور کرنے یا یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے بنا کیسے رہ رہی ہوں؟ تو سنیں، میرے دل بھی آپ کا نام لیتے ہیں مگر میں اسے سختی سے دبٹ دیتی ہوں۔ آپ بھی یہی کیجیے، جائیں اب، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ اسے دکھل کر منہ چھپا گئی۔ مریم وہ تڑپا کے گرد باہیں کا سہارا بنائے مگر وہ سلک اٹھی۔ وہ مسلسل اس کی گرفت سے نکلنے کی تکودو کر رہی تھی مگر سلطان احمد نے اس کی فرار کے سارے راستے مسترد کر دیے۔ تھک ہار کر وہ اسی کے سینے پر سر رکھے بلکنے لگی۔ وہ مسیحا بنا اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چن رہا تھا۔ وہ سلطان احمد کے نام کی دلہن بنی اپنے بیٹے سے لاڈ کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر بے اختیار اس نے ہنسی دبائی۔ شراز صاحب شرارت سے اپنی ماں کا گھونگھٹ اٹھاتے اور پھر لمبا سا ہا کر کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کلکاریوں کو روکتے، کسی صورت نہ رکتی، وہ خاموشی ٹوٹ جاتی۔ وہ کھنکار کر آگے آیا اور شراز نے اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ شراز نے سلام کی تو مسکرا دیا۔ وہ ماں کی گود سے نکل کر اس سے لپٹ گیا۔ سلطان نے اس سے بھرپور پیار کیا اور پھر اسے اٹھائے وہ مریم قریب آیا۔ آپ کا بیٹا میرے حق پر ڈاکے ڈال رہا ہے، آپ نے اس سے روکا کیوں نہیں؟ اس نے محبت سے اس کے گھونگھٹ اٹھایا تو مریم مسکرا دی۔ کیا کروں، میرے بیٹے کو میرے بغیر نیند نہیں آتی، میرا چہرہ دیکھے بنا یہ سوتا نہیں۔ ویسے ہی کتنے بجے تک سوئے گا؟ آج تو دن میں 4 گھنٹے سویا تھا، شاید 12-1 بجے مر گئے۔ یعنی اگر یوں ہی جاگتا رہا تو ماما پاپا دادا دادی کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے اس قدر بے باک انداز پر وہ کانوں کی لہو تک سرخ پڑ گئی۔ شراز کو بیڈ پر بکھرے گلاب کی پتیوں سے کھیلتا دیکھ کر سلطان احمد نے اس کے چہرے پر جھکتے شرارت کی۔ یہ آپ کیا کر لے ہیں؟ شراز نے اچانک ہی پوچھا تو وہ سپاٹ کر سیدھا ہوا، تاہم اس کا جھکا سر دیکھ کر اسے سکون آیا۔ ہماری مجال جو آپ کی موجودگی میں کچھ کریں، وہ بولا تو مریم کی ہنسی نکل گئی۔ آپ کب سوئیں گی شراز؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ میں آج نہیں سوؤں گا، مجھے کھیلنا ہے۔ چلو مریم، پھر ہم سو جاتے ہیں۔ وہ لمبی سانس لے کر بولا، ماما مجھے آشرم جانا ہے۔ کچھ دیر بعد جمائی لیتا یکدم بولا تو مریم اٹھنے لگی، لیکن اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھا دیا۔ میں لے جاتا ہوں آپ کو لاشروم۔ میرے ساتھ امڑنے والے کیک کے ساتھ سلطان احمد نے پوچھا۔ اجازت ملتے ہی اسے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، پھر واپس آتے ہی وہ فیڈر لے کر سو گیا۔ میری دعائیں رنگ لے آئی مسز احمد۔ سلطان احمد، آپ کا بیٹا آج جلدی سو گیا۔ سلطان احمد اس پر جھکا تو اس کی بڑھتی وہ فردگی و گھبراتی اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ محبت کا نغمہ ہر طرف بج اٹھا اور وہ دل اس پر وصل کے گیت گاتے نہیں تھک رہے تھے۔ یہاں پر اس کا ہوا اینڈ، ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔